तो हम देख रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है 5 लीटर मापे गए दूध मीटर क्यूब में का आयतन क्या होना चाहिए। तो भाई देखो, 1 लीटर में क्या होता है, एक 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है ना। तो इसको हम कह सकते हैं 10 की घात 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर में मीटर में अगर बदलेंगे तो क्या होगा, 10 की घात -3 मीटर क्यूब, ठीक है ना। अब जब 5 लीटर की बात करें तो 5 × 10 की घात -3 मीटर क्यूब इसका आंसर हो जाएगा। अब ये हमें एक अंक दिया है, उसका सार्थक अंक बताना है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 5 सार्थक अंक है। अब तीसरा है परिवर्तन कारक, कन्वर्जन फैक्टर हमें देखना है। देखो, एक एटीएम होता है, एक को पास्कल बदले तो 1 × 10 की घात 5 पास्कल होता है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। इसी तरह 1 मीटर में 40 इंच होते हैं, ठीक है ना। 1 लीटर में वही 10 की घात -3 मीटर क्यूब होते हैं, और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, यहाँ पर कुछ अंक है, उनको भी सार्थक अंक में बदलना है, 3 सार्थक अंकों तक बदलना है, ठीक है ना। तो 3 निकटतम सार्थक अंक इस तरह से हम बदल सकते हैं। दूसरे वाले में देखो 459 है, तो एक इधर बढ़ जाएगा तो 460 हो जाएगा, और सब सेम है। अब देखो भाई, पांचवा सवाल है, चूने के 50 ग्राम को विघटित करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। तो चूना है, जिसको इसका फॉर्मूला होता है CaCO3, ठीक है ना। उसको हम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ विघटन करेंगे, ठीक है ना, तो किस तरह से हम करते हैं कि CaCO3 2HCl के साथ मिला तो वो टूटता है CaCl2 H2O और CO2 में, CaCl2 + H2O + CO2 में टूटता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 100 ग्राम जब 73 ग्राम के साथ जुड़ता है तो रिएक्शन होती है। तो 50 ग्राम को हम क्या करेंगे, 73/100 और इंटू 50 कर देंगे, तो 50 ग्राम CaCO3 के लिए निकल आएगा कि 36.5 ग्राम HCl रिक्वायर्ड है। उसके बाद है, एक प्रयोग में हाइड्रोजन के साथ अपचयन पर 2.4 ग्राम आयरन ऑक्साइड ने 1.68 ग्राम आयरन दिया, ठीक है ना। इसने हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड ने आयरन इतना दिया, और एक अन्य प्रयोग दूसरे में 2.9 ग्राम आयरन ऑक्साइड ने अपचयन पर 2.09 ग्राम आयरन दिया, ठीक है ना। अब फिर से दूसरे प्रयोग में आयरन ऑक्साइड इतने ने इतना आयरन दिया। अब दोनों डाटा का में कौन सा नियम जो है वो निरूपित है, हमें उसी का नियम बताना है। जो हम रसायन कौन से नियम पढ़ के आए, हम संयोजन के नियम, है ना। तो सबसे पहले देखो, हम यहाँ पर आयरन ऑक्साइड क्या होता है हमारा, FeO होता है, और वो Fe दे रहा है कितना, पहले में 2.9 ग्राम और दूसरे में इतना दे रहा है। अब अगर हम दोनों का अनुपात निकालें, देखो यहाँ पर वो वाला तो नियम नहीं लगेगा जो हमारा कौन था, गुणित अनुपात का नियम, क्योंकि यहाँ पर दो हमारे नहीं है ना रसायन, एक ही जो है वो अलग अलग उससे हो रहे हैं, यानी कि दोनों एक ही है ना, अलग अलग उससे दे रखा है। जिसमें हमारा कौन सा भाई नियम जो हम कहते थे उसमें लगता था, हाँ, गैस गुणित अनुपात का नियम, जब दोनों अलग अलग अनुपात में होते तो करके देखते हैं अनुपात कौन सा आता है। तो अगर हमने इन दोनों का अनुपात निकाला Fe/Fe2O3 का, तो दोनों में 0.7 के बराबर आया। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, दोनों अनुपात जो है क्या है, बराबर आए। तो यहाँ पर अगर हम कहीं से भी घटक लें और वो बराबर आ जाए तो ये कौन सा है, दोनों अनुपात स्थिर है, तो ये स्थिर अनुपात का नियम है, निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम कहेंगे। कि आयरन ऑक्साइड से क्रिया में आयरन की मात्रा एक निश्चित अनुपात में है, चाहे जितनी भी मात्रा ली जाए, यहाँ स्थिर अनुपात का नियम लागू होता है। अब सातवां है कि क्या संयोजन के नियम को दर्शाने हेतु कोई रासायनिक अभिक्रिया ज़रूरी है। हाँ भाई, कोई भौतिक परिवर्तन जब होता है तो वहाँ पर कोई संयोजन का नियम नहीं लगता है, रासायनिक अभिक्रिया होना ज़रूरी होती है। आठवां, NTP पर हाइड्रोजन के 2.80 लीटर के साथ कॉपर ऑक्साइड की कितनी मात्रा अभिक्रिया करेगी। देखो, हाइड्रोजन के साथ कॉपर ऑक्साइड को मिलाना है, CO को H2 के साथ मिलाएं, तो 2.80 लीटर हाइड्रोजन जो है वो कॉपर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, तो कितनी रिक्वायर्ड होगी क्या, हमारी कॉपर ऑक्साइड। तो 79 ग्राम कॉपर ऑक्साइड जब 1 मोल, दोनों है ना, यानी 22.4 लीटर H2 के साथ मिलती है तो रिएक्ट होता है Cu और H2O बनता है।
अब यहाँ पर मान लो 2.80 लीटर H2 से कितनी बनेगी, 79 ग्राम बन रही थी, तो 79 बटे में 22.4 गुणा 2.80 हो जाएगा, तो आंसर 9.9 ग्राम आएगा हमारा CO। अब NTP पर 1 लीटर ऑक्सीजन जो है 3 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। अभिक्रिया के पश्चात CO एवं CO2 का आयतन क्या होगा। अब यहाँ पर हमें एक तो है O2 जो है CO के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो CO भी निकालना है और CO2 जो बन रहा है उसका भी निकालना है। देखो भाई, 2 CO जब एक O2 के साथ मिलते हैं तो 2 CO2 बनाता है, यानी कि एक उसको एक O2 से 2 CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड लगते हैं। तो यहाँ पर 3 दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर जो बचेगा CO वो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा, यानी 1 लीटर तो ये बच जाएगा हमारा CO। और 1 L से यानी 1 लीटर से कितना बनना है हमारा, 2 लीटर ही क्या है CO2 बनना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 1 लीटर CO शेष रहेगा और 2 लीटर CO2 प्राप्त होगा अगर हम 1 लीटर O2 ले तो, ठीक है ना। अब उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट गर्म किए जाने पर विघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, ठीक है ना। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट यानी वही चूना CaCO3 विघटित होकर क्या देता है, कैल्शियम ऑक्साइड CO और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 देता है। अब CO2 का कितना आयतन 50 ग्राम CO3 के ऊष्मीय विघटन के द्वारा प्राप्त किया जाएगा। तो वैसे कितना प्राप्त होता है, जो 100 ग्राम टूटता है, तो एक तो वही CO2 जो है वो 1 मोल में क्या होगा, 22.4 लीटर देता है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि 50 ग्राम CO2 कितना जो है वो होकर CO2 का कितना आयतन देगा। तो आयतन हमें निकालना है, तो 50 को हम क्या कर देते हैं 22.4 और बड़ा 100 है ना, यानी कि 1 ग्राम के लिए, और गुणा 50 कर देंगे 50 ग्राम के लिए, तो 11.2 लीटर CO2 जो है वो हमारा आयतन आएगा अगर 50 ग्राम हम CaCO3 लें। अब 11वां क्वेश्चन है Fe3O4 को जब हम 4CO यानी पूरी रिएक्शन दी गई है में 3 kg आयरन को प्राप्त करने के लिए कितने kg Fe3O4 को CO के साथ गर्म करना चाहिए। देखो यहाँ पर हम बाहर निकाल लेंगे और फिर हमें पूछ रहा है कि कितना kg चाहिए 3 kg आयरन को प्राप्त करने के लिए। तो वैसे कितना होता है कि भाई 232 ग्राम से 168 ग्राम Fe बनता है, तो इसको इधर से उधर ले लेंगे, यानी कि 100 यानी 3 kg के लिए 232 गुणा बटे में 168 गुणा 3000 कर देंगे, है ना, क्योंकि ग्राम में। तो इस तरह से 4.14 kg Fe3O4 लेना पड़ेगा अगर हमें 3 kg आयरन प्राप्त करनी है। अब प्रकृति में ऑक्सीजन जो है देखो आइसोटाइप लिखे हैं O1718 के समस्थानिक है ना के मिश्रण के रूप में मिलती है, जिनके परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं ये, और तथा आपेक्षिक प्रचुरता क्रमशः ये उसकी एब्यूडेंस यानी आपेक्षिक प्रचुरता दे रखी है। तो ऑक्सीजन का औसत परमाणु द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम, दिए गया जो हमारा परमाणु द्रव्यमान है वो और मल्टीप्लाई कर देंगे उनकी आपेक्षिक प्रचुरता अभी एब्यूडेंस से और बटे में 100 कर देंगे, तो हमारा जो है वो परमाणु द्रव्यमान औसत निकल आएगा जो कि 15.99 U आएगा, है ना। उसके बाद प्रत्येक 37 क्लोरीन समस्थानिक के लिए क्लोरीन के नमूने में 35 क्लोरीन के 3 समस्थानिक हैं, यानी कि एक तो ये 37 है और एक 35 क्लोरीन है। अब क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान औसत कैसे निकालते हैं, कुल परमाणु द्रव्यमान बटे में हमारा जितने दिए गए हैं उसको हम भाग कर देंगे, तो 4 दिए गए हैं ना, तो 3 गुणा 35 और 37 गुणा 1, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे जो कि 35.5 आएगा। अब आइसोटॉप्स जो हमारे हैं समस्थानिक क्या होते हैं, देखो एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनकी प्रोटॉन संख्या एटॉमिक नंबर समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग हो, मतलब द्रव्यमान संख्या अलग होती है ना। जैसे उदाहरण ऑक्सीजन, जैसे उनके प्रोटॉन तो समान है लेकिन उनकी न्यूट्रॉन जिससे द्रव्यमान बदल जाता है तो वो अलग होते हैं। जैसे एक ही उसके ऑक्सीजन के समस्थानिक 16, 17, 18 थे ना, तो उसके द्रव्यमान अलग अलग हो जाते हैं, है ना, 15, 16, 17 ऐसे। इन्हीं के मिक्सचर से औसत परमाणु जो है ना फ्रैक्शनल जो है भिन्नात्मक होते हैं, ठीक है ना। अब ग्राम में किसी पदार्थ के 1 मोल का द्रव्यमान इसका क्या कहलाता है,
ग्राम के एक मोल का क्या मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। और निर्जलीकृत ऑक्जेलिक अम्ल के एक मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है। अब निर्जलीकृत जो ऑक्जेलिक अम्ल है वो क्या होता है COOH होल ट्वाइस और इंटू 2H2O, ठीक है ना। तो इसमें क्या पूछा है, एक मोल में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या। अब ऑक्सीजन परमाणु की संख्या हम कैसे निकालते हैं, दिया गया जो हमारा मोल है गुणा उसका कर देंगे, यानी अवोगाद्रो संख्या से कर देंगे, और जो हमारी परमाणु की संख्या वो भी हम देखते हैं। तो इसमें कितने परमाणु हैं, इसमें ऑक्सीजन के 2 और 4 6 अणु है ना, ऑक्सीजन के परमाणु हैं और एक मोल दिया गया है। तो यानी कि एक गुणा हम ये और उसका अवोगाद्रो संख्या, सो हमारा निकल आएगा 36.13। एक मोल मतलब 6.02 गुणा 10⁻23 है ना। तो उसके हम परमाणु की संख्या ऐसे निकाल सकते हैं। अब एसटीपी पर किसी गैस का घनत्व 1.78 ग्राम प्रति लीटर है, गैस के एक मोल का भार क्या होगा। तो किसी गैस का घनत्व दिया गया है, उसके एक मोल का भार निकालना है। तो हमें पता है कि क्या नाम है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे में आयतन। तो द्रव्यमान को इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, घनत्व गुणा आयतन हो जाएगा। और आयतन एक मोल में क्या होता है 22.4 होता है। तो हमारा आंसर 40 ग्राम के आसपास आएगा। निम्न गैसों में से न्यूनतम आयतन किसका होगा यदि समान ताप तथा दाब पर प्रत्येक गैस को 10 ग्राम लिया गया हो। तो हमें दिया गया है कि सारे में से किसका आयतन सबसे कम होगा। और हमें पता है जब हमारा जो मोल है ना, अगर एक ही वो क्या नाम है समान ताप और दाब पर क्या होता है कि जो हमारी आयतन है वो मोल के क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। तो जिसका मोल ज़्यादा होगा उसका आयतन ज़्यादा, जिसका मोल कम उसका आयतन कम। तो सबका मोल निकाल लेंगे तो हमें पता लगता है कि CO2 जो है उसका मोल सबसे कम है, तो आयतन इसका भी सबसे कम होगा। अब देखो भाई, अणुओं एवं परमाणुओं की कितनी संख्या क्रमशः एसटीपी पर द्वीप परमाणु गैस के 2.5 लीटर में और 2.8 लीटर में उपस्थित है। तो किसकी द्वीप परमाणुओं के है ना, अणु की संख्या, और हमें क्या निकालनी है, अणु और परमाणु की संख्या। तो अणु की संख्या हम कैसे निकालते हैं, मोल गुणे अवगाद्रो संख्या। और जब हम इसमें परमाणु की संख्या के मल्टीप्लाई कर देते हैं तो परमाणुओं की संख्या निकल आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अणुओं की संख्या 2.8 बटे में दिया गया भार, और मतलब लीटर वही जो हमारा गैस है, तो हमें यहाँ पर वो लेना पड़ेगा है ना, आयतन उसका लेना पड़ेगा। तो उसका आणविक जो होता है 22.4 गुणा में उसकी अवोगाद्रो संख्या, और जब ये द्वीप आणविक है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो परमाणुओं की भी संख्या आ जाएगी। अब अणुओं की संख्या परमाणुओं की संख्या को समझाओ। देखो मोल गुणा में अवोगाद्रो संख्या क्या होती है, अणुओं की संख्या। अब कुल परमाणु जो दिए गए हैं और अणुओं की संख्या है ना, जो हमने निकाली है मोल गुणा अवोगाद्रो से, तो उससे परमाणु की संख्या निकल आती है। अब 34 ग्राम NH3 में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या है। तो 34 ग्राम NH3 है, उसमें कितनी वो है किसकी परमाणुओं की, यानी कि पहले मोल निकाल लेंगे, फिर अवोगाद्रो संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर उसके बाद उसकी कुल परमाणु संख्या यानी 4 है उसमें अणु, तो उससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाएगा। अब 1 kg शक्कर में कुल कितने परमाणु उपस्थित है, 1 kg शक्कर कितना, एक शक्कर का फॉर्मूला क्या होता है C12H11 और C12H22O11, ठीक है ना। तो इसमें 45 एटम है और अणु भार इसका 342 है। हमें क्या करना है भाई, हमें मोल निकालना है। तो दिया गया भार 1000 यानी ग्राम हो जाएगा, बटे में उसका अणु भार मोल निकल आया, मोल गुणा उसका जो एटम्स है परमाणु है और गुणा में अवोगाद्रो संख्या, तो उससे हम आंसर निकाल लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का। तो यदि एक अणु का द्रव्यमान पूछे तो हम इसका फॉर्मूला होता है कि हम दिया गया जो मोलर मास है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, तो 12 + 32 और उसकी जो अवोगाद्रो संख्या होता है उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो हमारा आंसर आ जाता है। अगर एक अणु द्रव्यमान पूछा जाए तो हम मोलर मास गुणा में बटे में अवोगाद्रो नंबर से संख्या से कर देते हैं। अब आणविक द्रव्यमान तथा मोलर द्रव्यमान में क्या अंतर है। देखो आणविक द्रव्यमान क्या होता है, अणु का द्रव्यमान, किसी अणु या परमाणु का द्रव्यमान जो UAMU से दिखाते हैं
है ना। और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, 1 मोल का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, जिसे हम ग्राम प्रति मोल से दर्शाते हैं और उसे यू या एम से। अब यहाँ पर हीलियम का मानक मोलर आयतन क्या होगा यदि एसटीपी पर इसका घनत्व इतना हो। तो हीलियम जो होता है, हाइड्रोजन हीलियम, उसका जो अणुभार होता है वो 4 ग्राम होता है, ठीक है, मोलर द्रव्यमान भी इसे बोलते हैं, और उसकी डेंसिटी ये होती है। तो हमें पता है कि हमें क्या निकालना, आयतन निकालना है, तो दिया डेंसिटी द्रव्यमान बटे में आयतन होता है, तो आयतन इधर है, द्रव्यमान, और हमें दिया गया हमारा डेंसिटी, तो उससे हम निकाल लेंगे, 22.4 आएगा। अब सवाल है, उस कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान क्या होगा जिसमें अणुओं की संख्या उतनी ही है जितनी 40 ग्राम ऑक्सीजन में है। तो सबसे पहले हमें 40 ग्राम ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या निकालनी पड़ेगी, और फिर हमें क्या पता लगाना पड़ेगा कि एक कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु में कितनी है, तो उसको हम इतने से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अणुओं की संख्या क्या होती है, मोल गुणा में अवगाद्रो संख्या। तो 40 बटे में उसका अणुभार यानी कि O2 का निकालने हैं, तो गुणा में अवगाद्रो संख्या। अब जो है CO2 के मतलब एक अणु की संख्या क्या होती है वो निकालेंगे हम, ठीक है ना। तो ये किस तरह से निकालेंगे, दिया गया उसका हमें अणुभार है ना सिर्फ, और बटे में हम क्या कर देंगे उसका Na से, यानी अवगाद्रो संख्या से बटे में कर देंगे, यानी कि हम पहले तो इसके हाँ, तो उसको इतनी बार से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो कि है CO2 का द्रव्यमान। तो इस तरह से 55 ग्राम इसका आंसर आ जाएगा द्रव्यमान। अब ये मिलान हमें करना है। पहला दिया गया है H2 का द्रव्यमान जब 0.5 मोल जिंक HCl के अधिक्य के साथ अभिक्रिया करता है, यानी HCl जो है वो भरपूर मात्रा में, और Zn हमें देखना है। तो ये पूरा फॉर्मूला होता है Zn प्लस 2HCl इज इक्वल टू Zn Cl2 प्लस H2, ठीक है ना। तो एक जो है हमें क्या निकालना है यहाँ पर, इसमें मिलान करना है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो 0.5 मोल दिए गए हैं किसके, हमें जिंक के, ठीक है ना। HCl तो अधिक्य है तो जिंक से निकलेगा, और वो कितना बनाता है हमारा, तो उससे जब रिएक्ट करते हैं तो H2O का द्रव्यमान निकालना था, तो हमें मोल दिया गया है किसका, जिंक का। तो जब एक जिंक 2 HCl से मिलता है तो ZnCl2 और एक H2 बनाता है, तो एक जो जिंक है यानी उसका दिया गया 0.5 मोल, तो वो कितना बनाएगा, 0.5 ही मोल तो H2 बनाएगा, तो मोल निकल आए H2 के। अब मोल क्या होता है, मोल में भार बटे में क्या होता है, अणुभार, ठीक है ना। तो अणुभार इसका 2 होता है हाइड्रोजन का, तो इससे हम बाहर निकालेंगे 1 ग्राम। तो ये मिलान पहला हो गया। दूसरा है कि सूत्र C70 और H22 के साथ किसी यौगिक के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान। तो इसमें परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। देखो इसमें परमाणु कितने हैं, इसमें है 70, ठीक है ना, 70 है, 70 और 22 कितने होते हैं, ये सारे जुड़ जाएंगे। तो उसके बाद इसका भाई हम अणुभार निकाल लेंगे, अणुभार बटे में इसका क्या होता है, और अच्छा इसमें परमाणुओं का द्रव्यमान पूछा है या ना कि परमाणु की संख्या। तो एक परमाणु का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो उसको जब हम सारे उसके अणु और उसके अणुओं की उससे संख्या से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर आ जाएगा ये रहा 1.43 × 10⁻21 ग्राम, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा है हमारा 35.5 ग्राम क्लोरीन अणुओं की संख्या। इसमें अणुओं की संख्या पूछी है, तो हमें पता है कि मोल निकाल लेंगे, अवगाद्रो संख्या से आ जाएगा आंसर, तो इसका ही मिलान हो गया। और जो चौथा है 64 ग्राम CO2 में अणुओं की संख्या, फिर से इसमें अणुओं की संख्या वही, इसका भी निकाल लेंगे मोल और गुणा अवगाद्रो संख्या, तो ये भी हो गया। अब 28वां है 1.6 ग्राम मीथेन में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या क्या है। तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या देखो, एक जो है ना उसमें मीथेन में CH4 की इसका भार दिएगा 1.6 ग्राम, ठीक है ना। तो इसमें देखो भाई हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6,
हाइड्रोजन में 4 हो गए इसमें CH4 में, और कार्बन में होते 6, तो कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन है 1.6 ग्राम में। तो इसके 1 मोल निकालेंगे तो 1 मोल में वो दिया गया बाहर, और 0.1 आ जाए गुणा एवोगैड्रो संख्या। तो कुल उसमें पूछ रहा है कुल संख्या कितनी होगी, तो मोल गुणा एवोगैड्रो संख्या और गुणा में जो मोल आए हैं। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है पूरे, हमारे इलेक्ट्रॉन है 6.023 गुणा 10⁻23 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल है कि मैग्नीशियम के यौगिक में 21.9% मैग्नीशियम, 27.8% फॉस्फोरस और तथा 50.3% ऑक्सीजन होते हैं। यौगिक का साधारण सूत्र क्या होगा, यानी कि हमें क्या निकालना है, वो वाले आ गया हमारा रसकरण विधि, है ना। तो इस तरह से हम द्रव्यमान में दिया गया उसका परमाणु भार, द्रव्यमान बटे में परमाणु भार से हम क्या निकाल लेंगे, उसका मोल निकाल लेंगे। अब मोल को आपस में जब हम गुणा कर उसका भाग करते हैं छोटे वाले से सबसे, तो उससे हमारा क्या आ जाता है, एक सिंपल फॉर्मूला आ जाता है। अब यहाँ पर मान लो इसमें पॉइंट में आ गया ऐसे 3, जब 0.5 आ रहा है तो सभी को 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा सिंपल यौगिक का साधारण सूत्र Mg2P2O7। इसी तरह से यदि रक्त में ग्लूकोज जो है C6H12O6 की सांद्रता, ग्लूकोज की सांद्रता 0.9 ग्राम प्रति लीटर है, तो रक्त में ग्लूकोज की मोलरता क्या होगी। हमें क्या दिए, सांद्रता दिए, है ना। तो सांद्रता ही तो हमारी क्या आता मोलरता में यूज़ होती है, यानी कि 0.9 ग्राम 1 लीटर में उपस्थित है। तो हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, भार और उसका, यानी कि हमें सांद्रता दी गई है, बस हमें मोलर द्रव्यमान पता लग जाए, यानी कि हमें भार और उसका आयतन दिया गया, हमें मोलर द्रव्यमान पता करके उसको क्या कर देना है, हमें एम निकाल लेंगे, है ना, मोलरता निकाल लेंगे। तो मोलर द्रव्यमान ग्लूकोज का 1800 हो रहा है, ठीक है ना। तो उससे हम आराम से आंसर निकाल लेंगे। 1800 नहीं, 180 हो रहा है, ठीक है ना। अब किसी पदार्थ के 1 मोल में परमाणु अणुओं की संख्या इतनी होती है, तो 0.02 m यानी कि मोलरता H2SO4 विलयन के 100 ml में उपस्थित H2SO4 अणुओं की संख्या डैश अणु है। तो यहाँ पर हमें m दिया गया है, क्या है 0.02 m H2SO4 में विलयन के 1000 ml में H2SO4 की 0.02 मोल है, यानी कि ये बोल रहा है कि 0.02 मोल उपस्थित है 1000 किसमें, मिलीलीटर में, है ना। तो विलियन के 100 मिलीलीटर में 0.02 H2SO4 हैं। तो इस तरह से हम 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा कितने, हमारी संख्या है 2 गुणा 10⁻³ मोल, यानी कि मोल आ गए। अब हम इसको अणुओं की संख्या यानी अवोगैड्रो संख्या से मल्टीप्लाई तो अणुओं की संख्या निकल आएगी। अब किसी गैस का आणविक सूत्र CH(N) है, तो यदि गैस का वाष्प घनत्व 39 है, तो यौगिक का सूत्र क्या होना चाहिए। तो आणविक सूत्र में दिया गया है और किसी वाष्प घनत्व दिया गया है ना, वेपर डेंसिटी दी गई है, तो यौगिक का सूत्र क्या हो। तो हमें यहाँ पर इसका मोलर द्रव्यमान का एक फॉर्मूला याद रखना है ना, क्योंकि यहाँ पर हमें मोलर द्रव्यमान और हमें सूत्र पूछ रहा है ना, तो हमें पता है N में क्या होता है, मोलर द्रव्यमान बटे में मूल अनुपाती द्रव्यमान, तो उन दोनों से हमें N पता लग जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो हमें जब भी वाष्प घनत्व दिया गया तो उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो हमें मॉलिक्यूलर वेट यानी मोलर द्रव्यमान पता हो जाएगा। तो वेपर डेंसिटी 39 है, 2 से गुणा 78 ग्राम क्या आ जाएगा मोलर द्रव्यमान, और बटे में मूल अनुपाती द्रव्यमान कैसे निकालेंगे, कार्बन कितने हैं 12 और हाइड्रोजन 1 है CH, है ना। तो मूल अनुपाती से हम डिवाइड कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 को गुणा देंगे तो C6H6 इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक है ना, वास्तविक। अब किसी यौगिक में x व y तत्वों के परमाणुओं की आपेक्षिक संख्या 0.25 और 0.5 है, यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र क्या होगा। तो यहाँ पर हमें दिए गया x और y तत्वों की संख्या, है ना। आपेक्षिक परमाणुओं की संख्या क्या होती है, ये एक सापेक्ष अनुपात होता है, ठीक है ना, यानी कि एक सरल अनुपात एक अनुपात होता है 0.25 और 0.5 का परमाणु का, ठीक है ना। अब इसको सरल अनुपात में बनाएंगे तो दिया गया जो हमारा परमाणु है उसको हम आपस में छोटे वाले को 2 डिवाइड कर देंगे, तो ये एक सरल अनुपात में 1:2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या हो जाएगा, इसका x y2 हो जाएगा।
अब यहाँ पर है एथेनॉल में ऑक्सीजन का द्रव्यमान प्रतिशत जो है क्या है, तो एथेनॉल जो होता है वो होता है C2H5OH। तो इसका C2H5OH का हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है। इसका मोलर द्रव्यमान हमें पता है 46 हो जाएगा ग्राम। अब ऑक्सीजन का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे हम, तो जो हमारा पूरा जो हमारा मोलर द्रव्यमान है और उसको हम क्या करें, डिवाइड कर दें ऑक्सीजन के द्रव्यमान से और गुणा 100 कर देंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो है द्रव्यमान प्रतिशत है जो 35.2% है। ठीक है। अब क्वेश्चन है 0.575 मोलर जलीय विलयन के 250 ml बनाने के लिए सोडियम एसीटेट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होती है। तो इतना हमें मोलर जो है यानी कि हमें कितना मोलैरिटी दी गई है और इस जलीय विलयन के 250 ml बनाने के लिए सोडियम एसीटेट के कितने द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो हमें मोलैरिटी दी गई है और हमें वॉल्यूम दी गई है ना, और हम मोलर द्रव्यमान ऐसे निकाल सकते हैं क्योंकि हमारा क्या है, सोडियम एसीटेट है CH3COONA, तो वो होता है 82 ग्राम प्रति मोल हमारा मोलर द्रव्यमान। और हमें पता है मोल्स कैसे निकालते हैं भाई, मोल्स का फॉर्मूला होता है, जैसे मोलैरिटी क्या आती है, मोल्स बटे में वॉल्यूम होती है ना। तो इसका उल्टा कर दोगे तो मोल्स मोलैरिटी गुणा में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोलैरिटी हमें दी गई है, वॉल्यूम पता है, तो हमारा मोल आ गया। अब मोल क्या होता है, भार बटे में अणु भार, और हमें क्या निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, तो भार इधर ले लेंगे। तो मोलर द्रव्यमान हमने निकाल लिया, तो इससे आ जाएगा 11.92 ग्राम। अब एनटीपी पर एसिटिलीन गैस के 2 आयतनों के पूर्ण दहन के लिए डाई ऑक्सीजन का कितना आयतन आवश्यक है। एसिटिलीन क्या होता है, उसको C2H2 प्लस 5/2 ऑक्सीजन और 2 CO2 प्लस H2O, ये होता है हमारा एसिटिलीन। ठीक है ना। इसके पूरे दहन के लिए डाई ऑक्सीजन का यानी कि एसिटिलीन तो C2H2 होता है, अब उसके साथ जब ऑक्सीजन करेंगे तो उसका क्या हो जाता है, दहन हो जाता है यानी टूट जाता है। तो अगर हम ऑक्सीजन 2 ले लें यानी एक आयतन जब 5×2 आयतन के साथ करता है तो 2 आयतन CO2 बनाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 2 होगी, 2 लेंगे और डाई ऑक्सीजन, तो कितना आयतन आवश्यक होगा। तो देखो भाई कितना आयतन लगेगा, तो C2H2 एक आयतन को इतनी चाहिए होती, तो 2 आयतन के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए रहेगी, कितना आयतन चाहिए रहेगा, 5 ऑक्सीजन का आयतन चाहिए होगा। अब है कि उस AgCl अवशेष का भार क्या होता है जब 5.85 ग्राम NaCl के विलयन को 3.4 ग्राम AgNO3 के घोल में मिलाया जाता है। तो AgCl का अवशेष बताना है यानी कि वो प्रोडक्ट बनना है कि जब इतना NaCl और इतना AgNO3 लिया जाए तो उसका भार क्या होगा। पहले तो हम सामान्य निकाल लेंगे, तो 170 ग्राम AgNO3 जब NaCl 58.5 से मिलता है तो 153.5 AgCl बनता है। तो अगर देखो सबसे पहले लिमिटिंग रीजन देखेंगे इनमें से कौन है, तो देखो भाई 170 ग्राम इससे 58 से NaCl से बना है, तो 3.4 क्या होगा, इसमें दोनों को डिवाइड गुणा मल्टीप्लाई, तो 1.17 ग्राम NaCl लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो है 3.4 ग्राम के लिए 1.17 ग्राम NaCl चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा NaCl, तो लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा, AgNO3 होगा। ठीक है ना। तो दिया है 5.1 तो 3.4 जिसमें केवल NaCl का 1.17 उपयुक्त हो रहा है, तो होता है AgNO3 क्या लिमिटिंग रीजन। तो AgNO3 से AgCl निकालेंगे तो यहाँ पर भी वही चीज़ करेंगे, तो AgCl कितना बनेगा 2.87 ग्राम। अब सांद्रण में कौन सी विधि ताप के साथ परिवर्तित नहीं होती है। तो सांद्रता यानी सांद्रण जो है वो कौन सी जो सांद्रता के पद हैं उनमें से उनमें से इन विधियों में से ताप के साथ कौन सी परिवर्तित नहीं होती है, जो आयतन के साथ निर्भर नहीं करेगी यानी कि मोललता, क्योंकि इसमें विलायक का भार मिला होता है ना कि आयतन। ठीक है ना। तो अभी हमने कितनी चीज़ें देखी।